सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम टैक्सोनॉमी में अभी टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब भी हम किसी फैमिली या किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट से संबंधित और रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित कौन कौन से टर्म हमें ध्यान रखने हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है और किस प्रकार हम प्लांट को देखते हुए, फ्लावर को देखते हुए उसका वर्णन कर सकें। तो आज हम जो पार्ट लेने जा रहे हैं वो है पुष्प या फ्लावर। मतलब ये हुआ कि टैक्सोनॉमी में जब आप किसी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हो या फ्लोरल फार्मूला लिखते हो तो कुछ साइन या कुछ निशान हमें वहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से जो टर्म हैं या जिसको हम अल्टरनेटिव टर्म कहते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पुष्पीय संरचना दे रखी है और उसके अंदर विभिन्न पार्ट के नाम लिख रखे हैं, जो भी पुष्पीय भाग है। तो आप लोग एक एक करके इसको देखें या आप इसे जानते भी हैं। देखें, जैसे सबसे पहले आप नीचे की तरफ देखें, एक ब्रैक्ट बना रखा है जिसको हम लोग शपत्र कहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिशेल या पुष्पवृंत। ये जो कलर्ड पार्ट आपको इस फ्लावर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेटल या इसको दलपुंज कहते हैं हिंदी में। और जो जिसको दलपुंज कहते हैं। और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सेपल या बाही दलपुंज कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो दोनों पार्ट है ये रिप्रोडक्शन में ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। जैसे जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का एक डायग्राम दे रखा है। पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक ये फिलामेंट जिसको हम व्रंत कहेंगे और एक एंथर जो कि मुख्य भाग है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको स्टेमन या पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी आगे डायग्राम में देख सकते, पिस्टिल या नाम लिख रखा है, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन पार्ट है। ओवरी इसको बोलते हैं अंडाशय जिसमें ओव्यूल का निर्माण होता है और मुख्य रूप से जो भी एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा वो इसमें होगा। स्टाइल जिसे हम वर्तिका कहते हैं, ये एक लंबा पार्ट भी हो सकता है, शॉर्ट पार्ट भी हो सकता है। और सबसे ऊपरी भाग जिसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ से मेल जो परागकण है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ से परागकण है वो पराग नलिका बना के ओवरी तक पहुँचते हैं। तो ये जो पार्ट है इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक एक पोर्शन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुष्प है या फ्लावर है उसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि पौधे का जो रूपांतरित प्ररोह या जिसको हम लोग मॉडिफाइड शूट कहते हैं वो फ्लावर होता है और मुख्य रूप से ये पौधों में प्रजनन के लिए बना होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसमें पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से पुष्पीय भाग होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। सबसे पहले मैंने नाम ले रखा ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल, जिसे हिंदी में हम लोग शपत्र और सहपत्रिका कहते हैं। जैसे अभी आपने पहले जो डायग्राम देखा था उसमें मैंने एक ब्रैक्ट को दिखा रखा था। इसको और हम क्लियर आके करेंगे कि सहपत्र सहपत्रिका क्या होती है, इसके बारे में जान। सबसे पहले ब्रैक्ट जिसे हम सहपत्र कहते हैं, पुष्प के आधार के पास पाई जाने वाली एक रूपांतरित लघुकृत पत्ती के समान संरचना। जहाँ भी अभी डायग्राम में भी देखें कि जो पुष्प होता है उसके आधार पर ग्रीन एक संरचना पाई जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि छोटी सी लीफ हो सकती है। और जो सपत्रिका जिसे हम ब्रैक्टियोल कहते हैं, वह सपत्र ये भी एक प्रकार का सपत्र है, लेकिन इसकी उत्पत्ति द्वितीय अक्ष जिसे हम पेडिसेल या पुष्पवृंत कहते हैं उस विकसित होती है। कुछ प्लांट के यहाँ मैंने नाम दे रखे हैं कि कौन कौन से प्लांट के अंदर आपको ब्रैक्ट देख सकते हैं। जैसे केसिया फिस्टुला एक प्लांट का नाम दे रखा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है जिसमें ब्रैक्ट मौजूद होता है, तो उसे हम ब्रैक्टिएट के नाम ब्रैक्टिएट कहेंगे। और जहाँ भी ब्रैक्ट मौजूद होता है जो फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं उसे हम BR से इंडिकेट करते हैं। अगर मान लो किसी पुष्प का आप वर्णन कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन कर रहे हो और उसमें आपको ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट दोनों नहीं दिखाई देते हैं तो उसके लिए हम EBR यहाँ लिख रखा है, जिसे हिंदी में हम लोग इंग्लिश में ब्रैक्टिएट और जिसे हम बोल सकते हैं सपत्रहीन। ये एक एग्जाम्पल है। सोलेनम नाइग्रम जो मकॉय है उसका बोटनिकल नाम है। इसी प्रकार से अगर ब्रैक्ट जिसके साथ सपत्रिका लगी हुई हो जिसे हम ब्रैक्टियोल कहते हैं, तो उस प्लांट के लिए हम ब्रैक्टियोलेट वर्ड यूज़ करेंगे। शेषबानिया एक प्लांट है उसके अंदर, और उसके लिए फिर जब हम वर्ड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, BRL। जब भी आप फ्लोरल फार्मूला देखेंगे आगे फैमिली के डिस्क्रिप्शन में तो ये सब चीज़ें आगे आएगी। इसके अलावा एक और वर्ड लिया जाता है जो कि इसी से संबंधित है, एपिकैलिक्स। मतलब ये हुआ कि एक ब्रैक्टियोल का एक चक्र होता है जो कैलिक्स के नीचे स्थित होता है।
हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या जैसे हम गुड़ल कहते हैं, मालवेसी फैमिली का सदस्य है, उसके अंदर ब्रैक्टियोल की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये कैलिक्स के नीचे स्थित होता है और वहाँ पे हम एपिकैलिक्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये किससे संबंधित हुआ? ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट से। अब आप वापिस इस डायग्राम में आ जाएं कि मुख्य रूप से अपने को ये ध्यान रखना है कि ब्रैक्ट यानी BR और ब्रैक्टियोलेट ब्रैक्ट के लिए हम BR वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रैक्टियोलेट के लिए BRL, और ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट नहीं हो तो हम लोग EBR वर्ड यूज़ करते हैं, ई ब्रैक्टियर। तो आप ये देखें कि ब्रैक्ट की परिभाषा मैंने क्या दी थी, यहाँ देखें ये ग्रीन पत्ती के समान जो छोटी सी संरचना है, पुष्प के साथ जो अपन कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं पुष्प के आधार पर पाई जाने वाली लघुकृत पत्ती के समान संरचना। ये देखें ये पुष्पवृंत है, और ब्रैक्टियल्स की जो हमने परिभाषा दी थी वो ये होता है कि ये भी एक प्रकार का सहपत्र है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किससे हुई? द्वितीयक या पुष्पवृंत से, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है। तो आपको ये ध्यान होना जरूरी है कि दोनों के जो मध्य है वो अंतर क्या है। बाकी जो पोर्शन है, एक जिसे हम थैलेमस कहते हैं, इसका भी आगे जिक्र आएगा, पुष्पासन, यानी इसके ऊपर पुष्प के सारे भाग जिसमें सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा, ओवेरी, सारे के सारे पार्ट है वो लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो सेकंड टर्म ले रहे हैं फ्लावर से संबंधित, उसमें उसको अपन बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प का संलग्न। पुष्प को जब भी आप देखेंगे बाहरी रूप से, मॉर्फोलॉजिकल रूप से, तो दो प्रकार के आपको दिखाई दे सकते हैं। एक होते हैं अपुष्पवृंत जिसे हम सेसाइल कहते हैं, और दूसरा होता है सपुष्पवृंत पेडिसिलेट। सिंपल परिभाषा है, अगर किसी फ्लावर के अंदर या पुष्प के अंदर आपको व्रंत दिखाई देता है पेडिसेल, तो पेडिसिलेट हो गया, अगर नहीं दिखाई देता है तो सेसाइल हो गया। दो प्लांट के नाम लिख रखे हैं। अकेसिया की स्पीसीज आप देखेंगे उसमें पुष्पवृंत उपस्थित नहीं होता है, और सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसका बॉटनिकल नाम है, उसको जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पुष्पवृंत है वो दिखाई देगा। बिल्कुल सिंपल है, आगे डायग्राम में भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो पोर्शन हमने फ्लावर में लिया है, पुष्प अंगों के चक्रों की उपस्थिति। पुष्प अंगों में चक्रों की उपस्थिति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो कई बार हम लिखते हैं कंप्लीट या पूर्ण फ्लावर, और कई बार लिखते हैं इनकम्प्लीट या अपूर्ण फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये हुआ वह पुष्प जिसमें पुष्प के भागों के चारों चक्र का मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, सारे के सारे जायांग, पुमंग, दल और बाह्य दल उपस्थित हो, उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। सोलेनम नाइग्रम, मकोय एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अलावा भी और प्लांट है वो आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब हुआ कि वह पुष्प जिसमें पुष्प के चारों चक्र में से कोई एक या अधिक अनुपस्थित हो। कोई एक का मतलब हो सकता है कि एंड्रोसियम नहीं हो सकता है कि बाह्य दलपुंज नहीं हो सकता है दलपुंज नहीं हो, या हो सकता है कि दो पोर्शन उपस्थित नहीं हो। तो इस प्रकार के प्लांट को हम इनकम्प्लीट कहते हैं। घियातोरी या लुफा सिलेंड्रिका बॉटनिकल नाम मैंने लिख रखा है, इस फ्लावर को जब भी आप देखेंगे तो ये इनकम्प्लीट या अपूर्ण फ्लावर है वो कहलाता है। अब आप देखें, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि सेसाइल फ्लावर ये नाम ले रखा है, और पेडिसिलेट फ्लावर में क्या अंतर है। आप इस पुष्प को देखें, इसमें पुष्पवृंत दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पुष्पवृंत है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्लांट है इसको अपन बोलते हैं पेडिसिलेट। अब जो चौथा महत्वपूर्ण वर्ड आता है जिसको हम लोग सममिति या सिमेट्री कहते हैं। जब भी आप फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करते हैं तो एक वर्ड आता है तिर्जिया सम्मित जिसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, और एक वर्ड आता है जाइगोमॉर्फिक जिसे हम एक व्यास सम्मित कहते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे? फ्लोरल फॉर्मूले में आप लोग देखेंगे कि जो एक्टिनोमॉर्फिक है ये इस प्रकार का निशान लगाया जाता है, और तिर्जिया सम्मित के लिए परसेंटेज की टाइप के या इस प्रकार का निशान लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है या इसका क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक को अगर हम परिभाषित करें, ऐसा पुष्प जो एक से अधिक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन यानी मध्य अनुदैर्ध्य तलों में दो समान भागों में अगर काटा जा सके तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। आगे डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा किस प्रकार से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ब्रेसिका के अंदर आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलेंगे। जाइगोमॉर्फिक जिसका मतलब होता है एक व्यास सम्मित, यानी ऐसा पुष्प जो केवल एक मध्य अनुदैर्ध्य तल में काटने पर ही दो समान भागों में बांटा जा सकता है। मटर के अंदर आपको ये प्लांट फ्लावर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब होता है कि जब अगर एक से अधिक तलों में भागों में उसको अगर काटते हैं किसी फ्लावर को, और वो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब वो कैसा हो गया? एक व्यास सम्मित। इसके अलावा भी जो फ्लावर से संबंधित एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जनन अंगों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप देखेंगे कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी पुमंग
और जायांग दोनों पोर्शन उपस्थित होते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में से एक उपस्थित होता है। तो ऐसे पुष्प जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पोर्शन उपस्थित होते हैं उसे हम हिंदी में उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। यहाँ मैंने नाम लिख रखा है, और फ्लोरल फॉर्मूले में हम इस साइन के द्वारा उसे शो करते हैं। गुड़हल के अंदर आप देखेंगे कि एंड्रोसियम और गायनेसियम दोनों उपस्थित होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, वह पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग होता है, जैसे लौकी या लुफा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर आपको इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। इन यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्टेमिनेट यानी जिसे हम पुंकेसरी कहते हैं, यानी एक लिंगी पुष्प के अंदर केवल पुंकेसर उपस्थित हो, स्टमन उपस्थित हो, तो हम उसे पुंकेसरी कहते हैं। और दूसरा है पिस्टिलेट, जिसे हम हिंदी में स्त्री केसरी कहते हैं, यानी ऐसा एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल पिस्टिल यानी मादा पुष्प उपस्थित हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर के अंदर जब हम वर्णन करेंगे तब हम उसमें करेक्टर के अंदर सिम्टम्स जब लिखते हैं, उसके लक्षण लिखते हैं, तब उसमें ये लिखते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, या स्टेमिनेट, पिस्टिलेट इत्यादि। अब जो अपने जो एक व्यास समित और एक्टिनोमॉर्फिक और मतलब त्रिज्या समित और जाइगोमॉर्फिक दोनों के बीच में क्या अंतर है, यहाँ देखें एक्टिनोमॉर्फिक। आप इस पुष्प के अंदर आप देखें ये पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके पुष्पी पार्ट जिसको हम लोग पेटल कहेंगे, इसकी संख्या आप देखें 6 दिखाई दे रही है। आप इस पुष्प को एक से अधिक तल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो इस पुष्प को मैंने इस तरफ से काटा, तो इस पोर्शन में जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में विभाजित होंगे। और एक से अधिक तल का मतलब जैसे मान लो मैंने इसको इस तरफ से काटा, इसमें आप देखें इसमें इस फ्लावर को दिखा रखा है ये डैश डैश के द्वारा, यानी किसी भी जगह से किसी भी तल से काटेंगे तो बराबर भागों में विभाजित होगा। लेकिन जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आप देखेंगे कि इसको सिर्फ इस तल से, इस प्लेन से काटने पर ही दो भागों में विभाजित होगा। इस तल से काटने पर जो पुष्पीय पार्ट है उसमें एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरी तरफ कम हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरल सिमेट्री, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पोर्शन है, पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स ऑन थैलेमस, जिसे हम हिंदी में ये कह सकते हैं पुष्प के अंगों की पुष्पासन पर जो स्थिति होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है, और इस टर्म के आधार पर इस टर्म के कुछ लक्षण ओवरी के लक्षण में भी हम लोग लिखते हैं। 3 प्रकार की कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली है हाइपोगाइनस, जिसे हम जायांगधर कहते हैं। दूसरी है परिजायांगी यानी पेरीगाइनस, और तीसरी है जायांगोपरीक, जिसे हम एपिगाइनस कहते हैं। क्या फ़र्क है तीनों में? हाइपोगाइनस जो फ्लावर होगा यानी ऐसा पुष्प जिसमें ओवरी है वो सुपीरियर हो, और जितने भी जो पार्ट है फ्लावर के, जिसमें बाह्य दलपुंज हुए, दलपुंज हुए, है ना, ये सारे के सारे अंडाशय यानी ओवरी के नीचे स्थित हो। सोलेनम नाइग्रम मकोए के अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। जब हम कई बार ऐसा लिखते हैं कि गाइनोसियम या मतलब कार्पल की संख्या हम लोगों ने 2 लिख दी, और 2 लिखने के बाद उसके नीचे की तरफ अगर इस प्रकार का अपन निशान लगाते हैं, इसका मतलब वो फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस यानी ओवरी है वो सुपीरियर है। दूसरी जो कंडीशन है वो परी जाएंगी, पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे स्थित न होकर उसके समान स्तर पर हो और उसे चारों ओर से घेर लेते हो। मटर के अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे सकती है। इसमें भी मैंने यहाँ लिख रखा है, इस मान लो कार्पल की संख्या 2 हो तो इसमें इस जगह हम निशान लगाते हैं। ये जो निशान जो लगा रहे हैं ये थैलेमस से संबंधित है और बराबर लेवल पे स्थित होते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है आपको इसमें दिखाई देगी, इसको हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस, जिससे हम जाइगोपरीक कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें ओवरी है वो इन्फीरियर हो तथा थैलेमस से चारों ओर से घिरा हुआ और फ्यूज्ड हो। पुष्प ऐसा जिसमें ओवरी इन्फीरियर हो और पुष्पासन से चारों ओर से घिरा हुआ और फ्यूज्ड हो, और पुष्प के अन्य जो भाग होते हैं वो अंडाशय से ऊपर स्थित हो, जैसे सनफ्लावर या सूरजमुखी के अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। पहली कंडीशन ये होगी जिसे हम हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर देखेंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ओवरी है, ये देखो ओवरी है बिल्कुल सुपीरियर, और बाकी सारे पोर्शन है चाहे बाह्य दलपुंज हुए, बाह्य दलपुंज स्टेमन, ये सारे के सारे नीचे से उत्पन्न हो रहे हैं। पेरीगाइनस में क्या है, इसके बराबर स्थित है और इसे चारों ओर से घेरा हुआ है। और जब एपिगाइनस जो तीसरी कंडीशन है उसमें आप देखेंगे तो जिसमें ओवरी है वो इन्फीरियर का मतलब ओवरी बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई और थैलेमस है वो चारों तरफ से इसको घेर रखा है और बाकी पोर्शन है वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ओवरी सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर सेकंड कंडीशन में, और ओवरी इन्फीरियर, ये पुष्प की जो पोजीशन है उसको शो करते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट आपको ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, पुष्पीय अंगों की जो व्यवस्था होती है उसमें भी 3 कंडीशन हो सकती है, ए साइक्लिक, स्पाइरोसाइक्लिक और साइक्लिक।
ये साइकिल को हम अचक्रीय कहते हैं जब पुष्प के भाग चक्रों में न होकर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हो। माइकेलिया के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पायरोसाइकिल किसे कहेंगे, आधा चक्रीय हो सकता है, जैसे रेननकुलेसी फैमिली के हम अंदर देखेंगे। और साइक्लिक का मतलब एक पर्टिकुलर चक्र होते हैं निश्चित रूप से, उसमें व्यवस्थित होता है, जैसे सोलेनम के अंदर। तो ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा पुष्प में कुछ और करेक्टर होते हैं जो कि मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, जैसे एंथोफोर। एंथोफोर क्या होता है, जिसे हम दलधर कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो अक्ष होता है वो कई बार दीर्घित हो जाता है। एक प्लांट का नाम मैंने लिख रखा है साइलिन, इसके अंदर आपको एंथोफोर दिखेगा। एंड्रोफोर, गाइनोफोर और एंड्रोगाइनोफोर, ये भी वर्ड ध्यान रखें। इसे एंड्रोफोर को हम हिंदी में पुमंगधर कहते हैं। कोरोला और पुंकेसर के बीच का जो पुष्पासन का दीर्घित भाग होता है उसे एंड्रोफोर कहेंगे। और पुमंग और जायांग के मध्य का अगर थैलेमस का कोई भाग इलोंगेटेड हो सकता है तो उसे हम गाइनोफोर कहेंगे। और पुमंगधर और जायांगधर दोनों को मिलकर जो अगर कोई अक्ष बनता है तो इसे हम एंड्रोगोइनोफोर कहते हैं। तो जो तीनों कंडीशन है, जिसे हम एंथोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर है, तीनों की कंडीशन आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, ये देखें गाइनोफोर। गाइनोफोर की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, पुष्प के पुमंग, आप ये देखें, ये पुमंग दिख रहे हैं स्टेमन, और ये जायंग दिख रहा है, इसके बीच का जो भाग आपको व्रंतनुमा दिखाई दे रहा है इसे गाइनोफोर कहेंगे। एंड्रोफोर को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कोरोला और पुंकेसर, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है यानी शेपल दिखाई दे रहा है, और ये पुंकेसर का पोर्शन है, इसके मध्य का जो भाग है ये भी एक प्रकार का थैलेमस का भाग है, ये दीर्घित हो गया, इसे हम एंड्रोफोर कहेंगे। तो एंड्रोफोर और गाइनोफोर, ये प्लांट का नाम दे रखा है गाइनेंड्रोप्सिस, जिसे हम क्लियोम भी कहते हैं, इसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। एक और प्लांट है कैपेरिस, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। फिर एक और वर्ड जिसे हम एंथोफोर कहते हैं, उसको भी यहाँ शो कर रखा है, दलधर। कैलिक्स और कोरोला, आप ये देखें, कोरोला वाला पोर्शन ऊपर है, कैलिक्स वाला पोर्शन ऊपर है, और इनके मध्य आप देखें कि अक्ष का जो पोर्शन है ये बड़ा हो गया। तो तीन कंडीशन होगी, कैलिक्स कोरोला के मध्य का व्रंतीय भाग, कोरोला और पुंकेसरों के मध्य का भाग, और पुंकेसर और जायंग के मध्य का भाग। ये भी फ्लावर के अंदर टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ साइन आपको दिखा रखे हैं, जैसे ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टिएट, जिसके बारे में मैंने बता दिया। ई ब्रैक्टियोलेट, ये भी आपको मैंने बता दिया। मेल फ्लावर के लिए हम ये निशान लगाएंगे, फीमेल के लिए ये, बाइसेक्सुअल के लिए इस प्रकार से एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। अगर एपिकैलिक्स उपस्थित है तो ईपी लिखते हैं, जैसे गुड़ल के अंदर है। कैलिक्स अगर फ्री है तो जिसमें पॉलीसेपेलस है, ये अगर फ्री नहीं है तो उसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसी प्रकार दलपुंज के लिए भी यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोरोला क्रूसीफोरम में, जैसे क्रूसीफोरी में है, तो ये इस प्रकार से इसका शो करते हैं। अगर मान लो पुष्प का जो बाहरी घेरा है इसमें दलपुंज और बाह्य दलपुंज में विभेदन नहीं हो तो फिर हम लोग परिदलपुंज वर्ड का यूज़ करते हैं, इसके लिए पी लगाते हैं। एंड्रोसियम फ्री है तो इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, अगर एंड्रोसियम यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। एपीफिलस यानी पुंकेसर और पेरियंथ अगर जुड़े हुए हों, एपीपीटेलस अगर पेटल के साथ पुंकेसर जुड़े हुए हों तो ये वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ जो साइन जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी आपको, संकेत जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाएं तो मदर एक्सिस जो सबसे ऊपर की तरफ बनाते हैं उसको इस तरह से बनाना है। सेपल के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे। पेटल इस प्रकार से बनाते हैं। अगर नेक्ट्री प्रेजेंट है तो फ्लोरल डायग्राम में नेक्ट्री को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। इस प्रकार से ये और भी कुछ जो वर्ड है, अगर डाइथिकस सिस्टेमन है या मोनोथिकस सिस्टेमन है तो फ्लोरल डायग्राम में हम किस तरह से उसको बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया कि जब आप किसी फैमिली का वर्णन करते हो तो फैमिली के वर्णन के अंदर वेजिटेटिव के बाद इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद फ्लावर या पुष्प के जो भाग है उन सभी भाग के अंदर हर फैमिली या हर फ्लावर के अंदर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम किस प्रकार से उसकी टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं, और फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है। धन्यवाद।